नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं नगेंद्र कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। सेक्शन 61 टू 64 और 65 बी और 65 ए, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए क्या सेक्शन है। सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए धारा 61, 62, 63, 64 और 65 और 65A और 65B में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम लोग 65 तक समझते हैं। 61 में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु का सबूत प्राथमिक साक्ष्य द्वारा और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही दिया जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य को समझाया गया है 62 में और धारा 63 में सेकेंडरी एविडेंस को समझाया गया है। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस है क्या। प्राइमरी एविडेंस वो है जिसमें कोई व्यक्ति अपने हाथ से सिग्नेचर करता है या कुछ लिखता है, कुछ भी सही, जो ओरिजिनल चीज़ है वो चीज़ को उस चीज़ को हम प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। जैसे बैनामा लिखा गया और जो बैनामा लिखा गया वही बैनामा रजिस्ट्री ऑफिस में प्रस्तुत हुआ, वही बैनामा अगर आपके हाथ में है तो वो प्राइमरी एविडेंस है। और उसकी अगर फोटो स्टेट करा ली तो वो समझो सेकेंडरी एविडेंस है। दूसरी तरह समझते हैं कि यदि एफआईआर होती है 154 में सीआरपीसी के तहत एफआईआर कोई दर्ज होती है तो वो 3 प्रतियों में होती है। पहली प्रति न्यायालय के लिए, दूसरी प्रति वादी के लिए और तीसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए। वहीं रह जाती है, उसी में काउंटर पार्ट जो होता है वो उसी में रह जाता है। तो ये सब क्या है, ये ओरिजिनल हैं, यानी प्राथमिक साक्ष्य हैं। अब इनमें से किसी कॉपी की आप फोटो स्टेट करा के किसी को, अपने वकील को देते हैं या किसी को पढ़वाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो उसकी जो फोटो स्टेट कॉपी है दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। अब इसको हम उस भाषा में पढ़ेंगे जिसमें लेजिस्लेचर ने इसको कोडिफाइड किया है, यानी बेयर एक्ट की भाषा में अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है। धारा 61 दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। 62 प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। धारा 63 द्वितीय साक्ष्य से अप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं। एतमिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति को शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां और ऐसी प्रतियों से तुलनात्मक की गई प्रतिलिपियां, मूल से बनाई गई प्रतिलिपियों की तुलनात्मक प्रतिलिपियां, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति का जिसने उसे स्वयं देखा है, दिया गया मौखिक वृत्तांत, ये द्वितीय साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक जो साक्ष्य है उसके अंतर्गत मूल रूप में जो दस्तावेज उपस्थित है उसको प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया गया है। जहां कोई मूल प्रतियों में निष्पादित हो वहां हर एक मूल उस प्रतीक दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहां के अनेक दस्तावेज एक रूपता प्रक्रिया द्वारा बनाई गई, जैसा कि प्रिंटिंग में जिसे कहते हैं मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में, उसमें हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहां वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अंतर्वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब हम जानेंगे कि धारा 64
दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, ये एक्ट की भाषा में कहा गया है। दस्तावेज एतमिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी। In section 62, define primary evidence. What is primary evidence? Primary evidence क्या है? The following documents are primary evidence. कौन कौन से हैं? First, document itself produced for the inspection of the court. न्यायालय के समक्ष जो मूल रूप से प्रस्तुत किया गया डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस कहलाता है। Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document. इसके बारे में हम बताएंगे कि जब कोई नौकरी मिलती है लोगों को और उसमें कोई बाधा आ जाती है तो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है केस करना पड़ता है। तो जैसे मान लो उसमें कई पक्षकार हैं, जैसे मान लो 1000 पक्षकार हैं या 100 पक्षकार हैं, तो उनको जब कॉपी मिलेगी तो वो कॉपी, प्रत्येक कॉपी जो है कैसी होगी? ओरिजिनल होगी। वो प्रत्येक कॉपी जो काउंटरपार्ट मिलेगा वो कॉपी कैसा होगा? प्राथमिक साक्ष्य कहलाएगी। नंबर 3, वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटरपार्ट एंड ईच काउंटरपार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटरपार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब है कि जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा कोई करते हैं, तो एक दूसरे के स्टाम्प पर वो सिग्नेचर करते हैं, तो वो स्टाम्प जिस पर लिखा हुआ है, जिस पर सिग्नेचर है, वो एक दूसरे के लिए ए मान लो करता है बी के खिलाफ और बी करता है ए के खिलाफ, दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ए के पास जो स्टाम्प है जिस पर सिग्नेचर बी के हैं वो बी के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस है, और जो ए के सिग्नेचर बी के पास हैं तो वो ए के खिलाफ ओरिजिनल है और वो ही प्राइमरी एविडेंस। नंबर 4, वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई फोटोग्राफी होती है तो फोटोग्राफी में जितनी कॉपी बनाई जाती हैं ओरिजिनल से, निगेटिव से जितनी कॉपी बनाएंगे वो सब क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। और फोटो से फोटो बनाना वो सेकेंडरी एविडेंस हो गई। जिस तरह से कोई रिपोर्ट बनाई जाती है, डॉक्टर कोई रिपोर्ट बनाता है तो जिस समय वो टाइप होती है तो जितने टाइपिंग में एक बार में जितने भी कॉपी निकल गई वो सब कापियां एक दूसरे की क्या होती हैं? प्राइमरी एविडेंस कहलाती हैं। जो एग्जाम्पल्स प्राइमरी एविडेंस के दिए गए हैं उनमें सबसे बढ़िया, हाईएस्ट और बेस्ट साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस ही कहलाता है। इनको यदि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ये साक्ष्य प्राइमरी एविडेंस, तो केस को सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है और सबसे बढ़िया यही सबूत होता है। सेक्शन 63, सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हियर आफ्टर कंटेन्स। सर्टिफाइड कॉपी जो दी जाती हैं, जो प्रमाणित प्रतियां होती हैं, वो इसका उदाहरण है। प्रमाणित मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which is themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। मतलब ये है कि जैसे फोटो स्टेट मशीन द्वारा कोई फोटो प्रति बनाई जाती है, वो इसका एग्जाम्पल है। नंबर 3, कॉपीज मेड फ्रॉम ऑफ कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। जब फोटो स्टेट नहीं था तो पहले क्या करते थे कि ओरिजिनल जो अंक तालिका यानी मार्कशीट होती है उसको कंपेयर करके अटेस्ट किया जाता था। दैट्स कॉल्ड कंपेयर्ड, यानी उसकी तुलनात्मक तब अटेस्टेशन होता था, तो वो कॉपी तुलना की गई कॉपी कहलाती थी। नंबर 4,
counterpart of the documents as against the parties who did not execute them। इसका मतलब ये था कि उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसे निष्पादित नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख एक दूसरे के प्रति जो है वो क्या होंगे, सेकेंडरी एविडेंस। नंबर 5, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने उसे देखा है, दिया है, या मौखिक वृत्तांत। जैसे मान लो किसी ने कोई बैनामा लिखते हुए देखा है और उसने उस पर उस टाइम मान लो किसी ने लेखक है, उसने लिखा है, देखा है, तो उस पर अगर सिग्नेचर किए हैं तो वो हो गया क्या, प्राइमरी एविडेंस। लेकिन उसने अगर वो देखा है केवल, तो और उसका मौखिक वृत्तांत इसके अंतर्गत आता है, वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाता। सेक्शन 64, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। इसका मतलब यह है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है या साबित किया जा सकता है। सेक्शन 65, केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन। इसमें यह कहा गया है कि वो कंडीशंस हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस को भी दिया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा भी साक्ष्य दिया जा सकता है। सेक्शन 65A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु धारा 65 खा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेगी। इसका मतलब यह है कि 65 खा में जो कंडीशंस दी गई है उन्हीं के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को साबित किया जा सकता है। 65B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। 65B का मुख्य उद्देश्य ये है कि सेकेंडरी एविडेंस को लीगलाइजेशन करना, उससे जो व्यक्ति है उससे उसका जो है प्रमाण पत्र लेना कि वो उसके अंडर में इस तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे। तो 65 का मतलब केवल ये है कि लीगलाइजेशन करना कि सेकेंडरी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को, क्योंकि वो उस माध्यम से नहीं जा सकता। अभी तक सेक्शन 61 से लेकर 65V तक समझाया गया है। अब हम लोग समझेंगे कि इनके बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा से संबंधित हैं वो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम लोग इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत किस साक्ष्य से दिया जा सकता है। नंबर 1, 4 ऑप्शन होंगे इसमें। नंबर 1 प्राथमिक साक्ष्य, नंबर 2 द्वितीयक साक्ष्य, नंबर 3 प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य दोनों से, नंबर 4 उक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य दोनों से अंतर्वस्तु का सबूत दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य से दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उक्त प्रावधानित है। ए धारा 60, बी धारा 61, सी धारा 62, डी धारा 63। राइट आंसर इज वी, धारा 61। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्राथमिक साक्ष्य तथा द्वितीयक साक्ष्य किस किस धाराओं में प्रावधानित हैं। ए धारा 61 में प्राथमिक साक्ष्य व धारा 62 में द्वितीय साक्ष्य प्रावधानित हैं। बी धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य व धारा 63 में द्वितीय साक्ष्य प्रावधानित हैं। सी ए तथा बी दोनों गलत हैं। डी उक्त में ए तथा बी दोनों सही हैं। राइट आंसर इज बी, धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य व धारा 63 में द्वितीय साक्ष्य प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है। नंबर ए मूल से बनाई गई प्रतियां, बी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, सी न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज, डी दस्तावेज की छाया प्रतियां। राइट आंसर इज सी, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया गया दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से द्वितीय साक्ष्य नहीं है, मतलब है कि सेकेंडरी एविडेंस नहीं है। ए प्रमाणित प्रतिलिपि, बी जहां कई अभिलेख का एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं, जहां कई अभिलेख
एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। सी, मूल से तैयार की गई प्रतिलिपियां। डी, मूल से तुलना की गई प्रतिलिपियां। राइट आंसर इज बी, जहां कई अभिलेख एक समान प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फोटो से फोटो बनाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में किस साक्ष्य का द्योतक है? नंबर 1 प्राथमिक साक्ष्य, ए प्राथमिक साक्ष्य, बी द्वितीय साक्ष्य, सी ए तथा बी दोनों गलत हैं, डी उक्त में ए तथा बी दोनों सही हैं। राइट आंसर इज द्वितीय साक्ष्य, बी द्वितीय साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में द्वितीय साक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कहा गया कौन सा कथन सत्य है? ए प्रमाणित प्रतियां तथा मूल से तुलना की गई प्रतिलिपियां, बी मूल की फोटोस्टेट प्रति, सी किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत यदि मौखिक वृत्तांत देने वाले में मूल स्वयं देखा है, डी उक्त कथनों में ए बी सी तीनों सत्य हैं। राइट आंसर इज सी, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत यदि मौखिक वृत्तांत देने वाले ने मूल स्वयं देखा है, सेकेंडरी एविडेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 65A में क्या प्रावधानित है? ए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु धारा 65B में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही साबित की जा सकेगी। बी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान, सी उक्त में ए सही है किंतु बी गलत है, डी उक्त में ए तथा बी दोनों सही हैं। राइट आंसर इज डी, उक्त में ए तथा बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित साक्ष्य के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में विशेष प्रावधान किया गया है? ए सेक्शन 59, बी सेक्शन 65A, सी सेक्शन 63, डी सेक्शन 57A। राइट आंसर इज बी, सेक्शन 65A, धारा 65A। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65B(4), 65B कोष्टक में 4, 65B ब्रैकेट इन 4 में क्या प्रावधानित किया गया है? ए धारा 65B(2) वर्णित शर्तों का प्रमाण पत्र, बी संचालित कंप्यूटर का संयोजन, सी उक्त में ए तथा बी दोनों सही हैं, डी उक्त में कोई सही नहीं है। राइट आंसर इज ए, धारा 65B(2) में वर्णित शर्तों का प्रमाण पत्र।